नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रहे हैं। आज मैं उन सभी कमेंट्स का आंसर देने की कोशिश करूंगा, इन सभी कमेंट्स को क्लियर करूंगा। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ईएसआईसी के सभी कमेंट्स क्लियर करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। तो अब मैं कमेंट्स को यानी कि हर वीक में 2 बार आपके सभी कमेंट्स का आंसर देने की कोशिश करूंगा, यानी कि सभी कमेंट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जो अभी मैंने पीछे ईसाईसी के सभी कमेंट्स का आंसर दिया था, लेकिन और भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। कहीं कोई आपकी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके सभी कमेंट्स का यानी कि सभी क्वेरी का आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा, आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट्स आया हुआ है, क्या हम सर्वम सुविधा के पोर्टल पे ईएसआई और ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन अब नहीं कर सकते? क्या हमें एमसीए पोर्टल पे जाके करना होगा? दोस्तों, ये जो एमसीए पोर्टल है, एमसीए पोर्टल पे आप इनकॉर्पोरेशन यानी कि जो भी आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या इनकॉर्पोरेशन है, यानी कि आप एमसीए पोर्टल पे आप सभी रजिस्ट्रेशन एक साथ कर सकते हैं। जैसे आपका पीएफ रजिस्ट्रेशन हो गया, ईएसआई का रजिस्ट्रेशन हो गया, जीएसटी का हो गया, आप कंपनी रजिस्टर्ड उसके साथ ही कर सकते हैं। आपका और भी कोई रजिस्ट्रेशन है तो आप जैसे टैन नंबर आपने लेना है, तो वो सारे रजिस्ट्रेशन यानी कि इनकॉर्पोरेशन का जितने भी आप रजिस्ट्रेशन है वो एमसीए पोर्टल पे आप एक साथ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप श्रम सुविधा पोर्टल पे पीपीएफ का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते या ईएसआई का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। आप अभी भी श्रम सुविधा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप दोनों कर सकते हैं। आपको एमसीए पोर्टल पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी सभी रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो आप श्रम सुविधा पोर्टल से अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास एक ईपीएफ से रिलेटेड कॉमेंट्स है। उन्होंने लिखा हुआ है कि क्या मेरे पास 15 एम्प्लॉई है, क्या मैं उसका ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ? दोस्तों, ईपीएफ के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 19 एम्प्लॉय मैंडेटरी हैं, आपके पास 19 एम्प्लॉय होने चाहिए। और अगर आप ईएसआई का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ईएसआई के रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास 10 एम्प्लॉय मैंडेटरी है, यानी कि 10 एम्प्लॉय होने चाहिए। यानी कि पीएफ के लिए 19 से ज्यादा होने चाहिए, यानी कि 20 एम्प्लॉय होने चाहिए या 19 से ज्यादा होने चाहिए। और ईएसआईसी के लिए 10 एम्प्लॉय या 10 से अधिक एम्प्लॉय होने चाहिए। दोस्तों, अगर आप पीएफ का रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर आप 10 से कम एम्प्लॉय डाल के भी करते हैं तो ईपीएफ डिपार्टमेंट उन एम्प्लॉयज को यानी कि जो फर्स्ट के जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको 20 एम्प्लॉयज लेके चलेगा। अगर आपने उसमें एग्जाम्शन डाल रखे हैं, यानी कि आपने 20 एम्प्लॉय डाल दिया और 10 एम्प्लॉय में एग्जाम्शन डाल दिए, तो आप 10 एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन सबमिट करना होगा। आपको 20 एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन सबमिट नहीं करना होगा। दोस्तों, एक कमेंट्स लेबर के लिए है, यानी कि लेबर डिपार्टमेंट के लिए। अगर कोई लेबर डिपार्टमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा है, यानी कि फर्म रजिस्टर्ड कर रहा है अपनी, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? दोस्तों, इस डिप के लिए यानी कि इस पे ऊपर मैं पहले एक ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। आप फिर भी डॉक्यूमेंट्स पूछना चाहते हैं तो इसमें आपको कंपनी का एक एड्रेस प्रूफ लगेगा, आप कंपनी का रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हैं। इसमें आपकी कंपनी के फ्रंट के और बोर्ड सहित, यानी कि जहाँ पे अपनी कंपनी का बोर्ड लगा हुआ है, आपके ऑफिस का बोर्ड लगा हुआ है, उसके आपको फोटो चाहिए। और आपके कितने अभी एम्प्लॉय वर्किंग में हैं, यानी कि कितने आपके पास वर्क एम्प्लॉयज हैं, उनकी आपको डिटेल चाहिए। आपके ऑफिस का शिफ्टिंग आवर्स चाहिए। आपके जो ओनर है उसका आपको आधार कार्ड चाहिए, यानी कि आपने आधार नंबर डाल के आधार कार्ड को अपलोड करना पड़ेगा और आपके ओनर का आपको वहाँ पे एड्रेस डालना पड़ेगा। इसमें और ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट नहीं है। दोस्तों, एक पीएमजी के वाई डिक्लेरेशन के ऊपर कमेंट्स आया हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरी साइट में पीएमजी के वाई का डिक्लेरेशन नहीं आ रहा। दोस्तों, इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपके एस्टेब्लिशमेंट एलिजिबल है तो आपकी साइट में डिक्लेरेशन का ऑप्शन जरूर आएगा। अगर एलिजिबल नहीं है तो आपकी साइट में डिक्लेरेशन का ऑप्शन नहीं आएगा। दोस्तों, ये एक वेलफेयर कॉन्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक कॉमेंट्स है। 19 का वेलफेयर का कॉन्ट्रीब्यूशन अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन मैं उसके बाद अपना कॉन्ट्रीब्यूशन अपलोड नहीं कर पा रहा, तो इसमें क्या इश्यू हो सकता है? दोस्तों, इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपने 2019 का कंट्रीब्यूशन अपलोड किया हुआ है और आपने उसकी पेमेंट नहीं की है, यानी कि अभी भी जो आप कंट्रीब्यूशन अपलोड करेंगे 2020 का कंट्रीब्यूशन जैसे आप अपलोड करेंगे, अगर आपने पीछे की पेमेंट नहीं की है, आप मंथ वाइज अपलोड करते जा रहे हैं, जैसे आपने अप्रैल का कर दिया, मई का कर दिया और उसकी आपने पेमेंट नहीं की है, तो आके आप उसका फिर कंट्रीब्यूशन आप सबमिट नहीं कर पाएंगे जब तक आपने उसकी पेमेंट नहीं की है। यानी कि आपको पहले पीछे की सारी पेमेंट क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद आप आगे का कंट्रीब्यूशन सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, एक मेरे पास कमेंट ईसाई से आया हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ कि अगर हम कंट्रीब्यूशन ईसाई का 45 दिन के बाद अगर सबमिट नहीं करते हैं तो हम फिर बाद में कैसे कर सकते हैं? यानी कि सितंबर का पीरियड खत्म होने के बाद आप 42 डेज तक, यानी कि लास्ट के जो 6 मंथ का कंट्रीब्यूशन है वो आप 42 डेज तक कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी लास्ट 6 मंथ का नहीं किया है, तो अगर किसी का भी आपका पेंडिंग है, सप्लीमेंट्री हो या मंथली हो, आप वो कर सकते हैं। अगर 42 डेज आपके क्रॉस हो जाते हैं, यानी कि अप्रैल टू सितंबर की हम बात करें, तो सितंबर का जो कंट्रीब्यूशन है, आप यहाँ पे जैसे मंथली कंट्रीब्यूशन में जाएंगे,
आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन सिलेक्ट करेंगे, यानी कि आप अप्रैल टू सितंबर का कंट्रीब्यूशन सिलेक्ट करेंगे। 2019 मैंने यहाँ पे डाल दिया। जैसे आप इस पे सबमिट करेंगे, यहाँ पे आपका लिखा आ जाएगा 11 नवंबर तक, यानी कि अप्रैल टू सितंबर का जो कंट्रीब्यूशन है वो आप 11 नवंबर तक आप सबमिट कर सकते हैं। और अक्टूबर टू मार्च का जो कंट्रीब्यूशन है वो आप 12 मई तक सबमिट कर सकते हैं। अगर फिर भी आप सबमिट नहीं कर पाते हैं, आपका कोई भी रीजन है, तो आपको इसके बारे में एक लेटर लेके अपने एसआरओ डिपार्टमेंट में देना पड़ेगा। एसआरओ डिपार्टमेंट उस लेटर को, यानी कि उसके लेटर के रेफरेंस से वो परमिशन लेगा अपनी आईटी सेल से। तो उसके बाद अगर उसको परमिशन मिल जाती है तो वो आपकी साइट पे परमिशन आ जाएगी, तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं। आपको एसआरओ या आरओ, यानी कि अपने ईएसआईसी के आरओ एसआरओ अपने आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें एक मैसेज आया हुआ है कि मैंने श्रम सुविधा के पोर्टल पे, यानी कि ईपीएफ से रिलेटेड है, कि मैंने श्रम सुविधा के पोर्टल पे अपना ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो मेरा जो आईडी पासवर्ड है वो कितने दिन बाद आ जाएगा, जब मैंने उसको ई साइन से अप्रूव कर दिया है। दोस्तों, ये जो आईडी पासवर्ड है, जैसे आप ई साइन से अप्रूव कर देते हैं और आप उसके अप्रूव करने के बाद आपकी पैन कार्ड का की वेरिफिकेशन चलती है, यानी कि आपका जो पैन कार्ड है वो आपकी डिटेल से मैच होता है, ओनर डिटेल से। अगर जैसे उसकी डिटेल मैच हो जाती है, एसएमएस द्वारा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपकी आईडी पासवर्ड आ जाएगी। अगर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आईडी पासवर्ड नहीं आती है, तो एक बार आपको चेक करना होगा कि आपने कहीं मोबाइल नंबर डालने में कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, किसी कारण से आपका मोबाइल नंबर वहां पे गलत डल चुका है। तो आपको अपने ईपीएफ डिपार्टमेंट में उसके रिगार्डिंग एक लेटर देना पड़ेगा। और उस आईडी पासवर्ड के अकॉर्डिंग, यानी कि आईडी पासवर्ड के ऊपर फॉरगेट आप कैसे करेंगे, कैसे आप नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे, उसके मैं ऊपर एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं। आप उस वीडियो को देख के फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू ईसीआर पे, यहाँ पे आपसे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी डिटेल सारी डालनी है, यानी कि आपने जो फॉरगेट पासवर्ड किया है, यहाँ पे जनरेट लेटर पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास मोबाइल नंबर सही है तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी द्वारा आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। अगर आपके जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है उसमें मोबाइल नंबर आपसे गलत डला हुआ है, तो आप यहाँ पे जनरेट लेटर पे क्लिक करके आप अपना लेटर जनरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे रजिस्टर्ड न्यू लेटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सारी डिटेल डालनी है। जैसे इसको सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक लेटर जनरेट हो जाएगा। उस लेटर पे अपनी अथोराइज सिग्नेटरी द्वारा, यानी कि जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम उसमें अथोराइज सिग्नेटरी का एक लेटर अपलोड किया था, उसके आपको यहाँ पे साइन करवाने और साइन करवा के अपने रीजनल ऑफिस में उसको जमा करना है। जैसे आप उसको जमा करेंगे तो उसका जो आईडी पासवर्ड है वो आपके टेम्पररी आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर आ जाएगा। उसके बाद उस टेम्पररी आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करके आप अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे चेंज कर सकते हैं और अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक ईएसआईसी और ईपीएफ में, यानी कि दोनों का उन्होंने एक एड्रेस चेंज किया कि मैंने दोनों का एड्रेस चेंज करना है, ईपीएफ में और ईएसआईसी में अपनी कंपनी का, तो मैं कैसे कर सकता हूं। दोस्तों, अगर आप कंपनी का ईपीएफ में एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आपका फॉर्म 5 पे अपडेट करना पड़ेगा। उस फॉर्म 5 पे में जो भी आपका चेंजिंग एड्रेस है या न्यू एड्रेस है, न्यू डिटेल आपको डाल के सबमिट करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको जो उसके एड्रेस प्रूफ के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी आपकी डिटेल चेंज हुई है के ऊपर भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। सेम इसी प्रकार ईएसआईसी में है, यहाँ पे अपडेट एम्प्लॉय डिटेल पे क्लिक करने हैं। आपकी जो भी डिटेल है यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो भी आपकी डिटेल यहाँ पे सामने आ जाएगी, जैसे आप इस पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी डिटेल ओपन हो जाएगी। इसमें जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद आपको करना है, यानी कि फॉर्म 1 आपको निकाल के उसको फिल करके और उसके साथ आपके जो चेंजिंग है, यानी कि एड्रेस प्रूफ या जो भी आपके डिटेल चेंज हुई है उसका उसके डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको एपीएफ और ईएसआईसी दोनों में आपको सबमिट करना होगा, तो आपकी डिटेल चेंज हो जाएगी। दोस्तों, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। और उसके साथ फॉर्म 5 पे के साथ आपको कंपनी के एड्रेस प्रूफ या नेम प्रूफ जो भी आपका चेंज हुआ है वो लगा के जमा करना होता है आपके रीजनल ईपीएफ और ईएसआईसी ऑफिस में। दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट्स सोपैक्ट के वेब रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। इन्होंने लिखा हुआ है कि मैंने सोपैक्ट का रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर लिया है लेकिन उसमें इंस्पेक्टर की साइन नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे जो सोपैक्ट का रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे इंस्पेक्टर का आपका नाम आ जाएगा नीचे। यहाँ पे जैसे देखेंगे यहाँ पे आया हुआ है, इंस्पेक्टर का नीचे नाम आ जाएगा। अब इंस्पेक्टर के साइन नहीं होते क्योंकि ऑनलाइन वेरिफिकेशन है, ऑनलाइन वेरीफाई होता है, अप्रूव होता है। अगर यहाँ पे आपके इंस्पेक्टर का नाम नहीं है तो ये आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। और यहाँ पे भी आपके यहाँ पे कुछ लिखा होगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट के रिलेटेड। अगर यहाँ पे इंस्पेक्टर का नाम नहीं है तो ये आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, आपका अभी सर्टिफिकेट अप्रूव नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे नाम आ रहा है तो आपका सर्टिफिकेट अप्रूव है। अगर आप नाम नहीं है तो आपको का सर्टिफिकेट अप्रूव नहीं है, आपको इसको अप्रूव करवाना है, अपने एरिया लेबर इंस्पेक्टर से इसको आपको अप्रूव करवाना है। कॉमेंट्स आया हुआ है कि मैं अपने ईपीएफ में अपना ईपीएफ का ऑफिस कैसे पता करूंगा कि मेरा ईपीएफ का ऑफिस कौन सा है,
यानी कि अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आप जैसे साइट को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपके सामने GNGGN लिखा हुआ मिलेगा। अगर आपके यहाँ पे और कुछ लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे GNGGN लिखा हुआ है या DN करके या MR कुछ भी करके लिखा हुआ है, को कॉपी करेंगे और कॉपी करके जैसे ही आप गूगल में जाएंगे, गूगल में जाके आपको इनको यहाँ पे पेस्ट करना है। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो जैसे पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद इस पे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा गुड़गांव APF ऑफिस एड्रेस, यानी कि गुड़गांव का APF ऑफिस है, ये गुड़गांव का ऑफिस आपका है। अगर दोस्तों आप एम्प्लॉय हैं, आपको अपना रीजनल ऑफिस पता करना है कि आपका कौन सा APF ऑफिस है, आप यहाँ पे व्यू में जाएंगे, आपको सर्विस सिस्टम में क्लिक करना है। यानी कि जहां भी आपकी कंपनी के आगे यहाँ पे जैसे HRDF लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, इसको भी मैं कॉपी करके दिखा देता हूँ। ऐसे आपकी जो कंपनी एम्प्लॉयर है तो आपकी कंपनी के भी यहाँ पे सामने मिलेगा, और ऐसे ही यहाँ पे इसकी अगर आपको इसका पता करना है कि कौन सा APF ऑफिस एड्रेस है, आपको यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे इंटर कर देना है। आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपका APF ऑफिस कौन सा है, कौन सा आपका रीजनल APF ऑफिस है। दोस्तों फ्रेंड्स का कमेंट्स आया हुआ है, IP नंबर, आप ESI का IP नंबर कैसे सर्च करेंगे विदाउट एम्प्लॉयर के? आपका भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं ESI में कि आप वहाँ पे चेक कर सकें कि आपका जो भी आपका ESI नंबर क्या है, तो आपको इसके रिगार्डिंग अपने एम्प्लॉयर से बात करनी होगी, वही आपको नंबर दे सकता है। दोस्तों मेरे पास एक कमेंट सोपैक्ट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है कि इन्होंने लिखा हुआ है कि मैं अपने सोपैक्ट रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कैसे कर सकता हूँ। दोस्तों अभी आप सोपैक्ट रजिस्ट्रेशन को रिन्यू नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी रिन्यूएबल नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पशन फॉर रिन्यूअल आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर फिर भी आपका सोपैक्ट के ऊपर यहाँ पे कोई डेट लिखी हुई है तो आप इन्वेस्ट हरियाणा की वेबसाइट में ना जाके आप यहाँ पे HRY लेबर, यानी कि जहाँ से आप वेलफेयर कॉन्ट्रीब्यूशन सबमिट करते हैं, वहाँ से आप अपना सोपैक्ट का रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन फॉर रिन्यूअल आपको मिल जाएगा, यानी कि आपको सोपैक्ट एग्जाम्पशन फॉर रिन्यूअल आपको होगा, तो आपको यहाँ पे रिन्यू करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको सोपैक्ट में जाना है, सोपैक्ट में जाने के बाद आप यहाँ से अपना सोपैक्ट का रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी आप सोपैक्ट का रजिस्ट्रेशन यहाँ से डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे आपका सोपैक्ट का रजिस्ट्रेशन एग्जाम्पशन फॉर रिन्यूअल आपको मिलेगा, यानी कि आपको अब रिन्यू करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपकी कोई अमेंडमेंट है तो आप इन्वेस्ट हरियाणा की वेबसाइट पर जाके आप वहाँ से अमेंडमेंट कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट में जाके अपना अमेंडमेंट कर सकते हैं, और उसमें अभी आप यानी कि रिन्यू करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इसमें वेलफेयर के बेनिफिट से रिलेटेड एक कमेंट्स मेरे पास आया हुआ है। अगर आप वेलफेयर का बेनिफिट लेना चाहते हैं, आपको 3 बच्चे तक आपके 10-10 हज़ार रुपये का आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने रजिस्ट्रेशन के ऊपर यहाँ पे एक वीडियो बना रखी है, और यहाँ पे आपकी जो स्कीमें हैं, आप कैसे ID पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप स्कीम अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, इनकी फॉर्म आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एक फ्रेंड्स ने कमेंट्स किया हुआ है कि मैं अपना APF ESI का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, क्या आप मेरे उसमें कुछ हेल्प करेंगे? दोस्तों मैं हर किसी की हेल्प करता हूँ। अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं एनीडेस्क पे लेके भी आप सभी लोगों की मदद करता हूँ, इनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। अगर कई बार ऐसा होता है कि मैं बिजी होता हूँ या फिर मैं कहीं ऑन द वे होता हूँ, रास्ते में होता हूँ, तो मैं वहाँ पे एनीडेस्क पे लेके आपकी जो भी क्वेरी है सोल्व नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर वैसे ही आपकी क्वेरी कमेंट्स और रिप्लाई से सोल्व हो सकती है तो मैं आपकी करने की कोशिश करूंगा। अगर हाँ फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरी है तो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ व्हाट्सएप मेरे को कर सकते हैं, या आप मेरे को एनीडेस्क ID दे सकते हैं व्हाट्सएप करके। तो दोस्तों मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा, इनकी जितनी भी हो सकती है। दोस्तों इसमें एक पैन कार्ड से रिलेटेड है कि मैंने अपना पैन कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे KYC नॉट अवेलेबल आ रहा है। दोस्तों अगर आप इंडिविजुअल पर्सन का, यानी आप किसी मेंबर का आप पैन कार्ड अप्लाई करेंगे और उसके मोबाइल नंबर, यानी कि उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट है, तो आपका KYC का ऑप्शन बिल्कुल वर्किंग में रहेगा। आप KYC करके उसका अप्लाई कर सकते हैं, और आपका सेम डे आपका पैन कार्ड बनके आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID पे आ जाएगा, यानी कि जो भी आपने मेल ID उसमें डाली हुई है। अगर आप किसी फर्म या एस्टेब्लिशमेंट का पैन कार्ड अप्लाई करेंगे